नमस्ते दोस्तों। आशा की बैठकी में आज सुनिए लेखिका कुमकुम सिंह की लिखी एक लोकप्रिय कहानी हरा बैग और वो अनजाना। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। अरे आ गई हमारी बिट्टो, शादी वाले हमारे इस घर में असली रौनक अब आई है जब घर की बिटिया अपने घर वाले के साथ विराजी है। बड़ी बहू जरा जल्दी से आरती की थाली लाकर कुंवर साहब की और बिटिया की आरती तो उतारो। कमला देवी ने घर के प्रवेश द्वार पर अपनी दिल्ली से आई बेटी कलावती को खुशी से गले लगाते हुए कहा। शादी जैसे उत्सव पर घर आए मेहमानों की परंपरा के अनुसार पहले से सजा कर रखी आरती की थाली लेकर कमला देवी की बड़ी बहू घर के बेटी दामाद की मुस्कुराते हुए आरती उतारने लगी। जीजी आप बच्चों को साथ नहीं लाई, उनको भी साथ लाती तो बहुत अच्छा रहता। कमला देवी की छोटी बहू अपनी ननद कलावती के पैर छूते हुए बोली। नहीं, उनकी परीक्षा कुछ दिन बाद ही है, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है भाभी। हम लोग ही आ गए, इतना ही बहुत है। अब हमारे कोई खेत खलियान मकान दुकान जैसी कोई जायदाद तो है नहीं। नौकरी करके जो पगार मिलती है उसी से काम चलाना होता है। आजकल नौकरी मिलने में, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने में गला काट प्रतियोगिता है। ऐसे में आगे आने के लिए बच्चों को रात दिन मेहनत करके पढ़ना होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ के बच्चों की तरह मटर गश्ती तो कर नहीं सकते भाभी। यहाँ के बच्चों के बाप दादा की अच्छी खासी जायदाद, उनसे मौज मस्ती करवा रही है तो करवाए। सब बच्चे तो इतने भाग्यशाली नहीं न होते हैं। कला ने मुंह बिचकाकर ताना देते हुए कहा। यह सुनकर प्रश्न करने वाली छोटी भाभी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर काहे जिज्जी के बच्चों के बारे में पूछ लिया कि इतना बड़ा भाषण सुनने को मिल गया। कला और उसके पति भूरेलाल का सामान अम्मा यानी कमला देवी के कमरे में रखवाया गया। पहले से वहां पहुंचे हुए मेहमानों से कला और भूरेलाल की दुआ सलाम और कुशल मंगल जब हो गई तो बड़े प्यार से अम्मा बोली, चलो अब तुम लोग नहा धोकर कुछ खा पी लो और आराम कर लो। रात भर के ट्रेन के सफ़र करके तुम लोग बहुत थक गए होगे। अम्मा के कमरे में रखे अपने सूटकेस से कला ने अपने पति भूरेलाल के कपड़े निकाल कर दिए। कपड़े और तौलिया लेकर भूरेलाल तो नहाने चल दिए। कला अपने भी कपड़े निकालने लगी तो चाय का मग लेकर कमरे में अम्मा आ गई। लो बिट्टो, अपनी पसंद की एकदम कड़क चाय पियो। कला ने चाय का एक घूंट पीकर बुरा सा मुँह बनाया और फट पड़ी। ये चाय किसने बनाई है अम्मा? एकदम फीकी। शक्कर कितनी कम डाली है। इस घर में तो किसी को ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती। और अम्मा, तुम्हें क्या सोची थी अपने घर में ये सब नाटक करवाने की? अरे हम 3 भाई बहनों की शादियों से क्या तुम्हारा मन नहीं भरा था कि मेरे मामा के लड़के की शादी के लिए अपना मकान दे दिया? मैं तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अरे आजकल तो ज़माना ऐसा है कि कोई अपनी कटी अंगुली पर मुतने को कहे कि भाई ज़रा इस पर मुँह तो ताकि जल्दी घाव ठीक हो जाए, तो कोई मुतने को तैयार नहीं होता। और तुम इतनी दिलदारी दिखाने चल दी। तुम्हारे जितना भोला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है अम्मा। आखिर तुमको इससे क्या मिलेगा? कला अपनी माँ को चाय पीते पीते डांटने सी लगी। आज तो कलावती ने घर में पैर रखते ही सब लोगों पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। कला के इस अजीब स्वभाव के कारण सिर्फ इतना था कि वह अपने मायके और ससुराल दोनों की ओर की एकमात्र महिला थी जो कॉलेज गई थी और ग्रेजुएट थी। उसके दोनों भाई लोगों का तो आलू बट्टा ढम बाप पढ़े ना हम वाला हिसाब किताब था। पर कला के ग्रेजुएट होने के बावजूद उसमें विनय, संस्कार और विवेक का सर्वथा अभाव था। उसे अपने पढ़े लिखे होने का तथा दिल्ली में रहने का कुछ घमंड सा हो चला था। कला कभी भी किसी नाते रिश्तेदारों से सीधे मुंह बात नहीं करती। कमला को कभी कभी लगता था कि उनकी पढ़ी लिखी
बिट्टू का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही उग्र था, पर कला ने अच्छे से अपनी माँ को समझा दिया था कि आजकल सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, कुछ दबंगई करना ज़रूरी है, वरना ये दुनिया हमको जीने नहीं देगी। उनको भी ये लगता था कि कला ही सही होगी, क्योंकि वो अधिक पढ़ी लिखी होने के साथ साथ दिल्ली जैसे शहर में रहती है। उसने दुनिया देखी है, उससे ज़्यादा जानकारी भी है, क्योंकि एक बार जब 15 साल पहले वे अपने पति के साथ दिल्ली गई थी तो उन्हें लग गया था कि वे लोग दिल्ली जैसे शहर में तो कतई रहने लायक नहीं हैं। कैसे फर फर मोटर गाड़ी सड़क पर दौड़ती थी, वे तो अपने आप सड़क पार कर ही नहीं सकती थी। वो उनकी बिट्टू को ही हाथ पकड़कर सड़क पार करवाती थी। उन्हें लगता था कि कला की सहायता के बिना पूरा ही बीत जाएगा, पर उनको सड़क पार करना ना हो पाएगा। दिल्ली में कला ने उनको बहुत से दर्शनीय स्थलों के साथ साथ एक गोल गोल सा सुंदर और बहुत बड़ा सा भवन दिखाया और कहा था कि ये देश का संसद है अम्मा, यहाँ ही नियम कानून बनते हैं जिसका पालन हर देशवासी को करना होता है। यह जानकारी मिलते ही उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा कि उनकी बिट्टू ऐसे शहर में कदम से कदम मिलाकर बराबरी से रहती है जहाँ से पूरे देश का राजकाज चलता है। तभी तो वो इतनी बुद्धिमान है, उसे ही दुनियादारी आती है। हम छोटे शहर वाले लोग क्या जाने कि कैसे क्या करना चाहिए और किस विषय पर क्या सोच रखनी चाहिए। कभी कभी तो उन्हें अपनी बिटिया पर नाज होने लगता था। कमला का ऐसा मानना था कि किसी भी घर में ढोलक जैसे वाद्य बजना बड़े ही भाग्य की निशानी होती है, क्योंकि जब किसी परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और खुशहाली का माहौल होता है, तभी मंगल कार्य भी संपन्न होते हैं और बजते हुए ढोलक की थाप ही बाहर आते जाते लोगों को घर के भीतर के लोगों की खुशियों की सूचना देती है। अतः जैसे ही उनके ममेरे भाई सत्य प्रकाश अपने बेटे के विवाह कमला के मकान से करने का प्रस्ताव लेकर आए तो वो खुशी खुशी मान गई। कमला ने सोचा कि चलो इसी बहाने सभी नाते रिश्तेदारों से मिलना होगा, मिष्टान पकवान बनेंगे, नाचना गाना होगा, कुछ हंसी ठिठोली होगी। आखिर जीवन भी एक गृहस्थ जीवन से ऊब जाता है, कुछ बदलाव से वापस अपने में उमंग भर लेना चाहता है। कमला और उसके परिवार की कहानी भी कुछ ऐसे ही चल रही थी। रोज की बस वही दिनचर्या, सुबह से शाम और वापस फिर शाम से सुबह। इसलिए इस बेगानी शादी में घर के सभी अब्दुल्ला लोग जोर शोर से दीवाने हुए चले जा रहे थे। पर कमला देवी अगर अपने मन की यही सारी बात अपने बिट्टू को बता देती तो उनको डर था कि वो और ज़्यादा गुस्सा होकर उनको फिर से एक डांट लगा देगी। अतः उन्होंने कलावती को कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की। वो बेटी सत्य प्रकाश और उसकी बीवी बहुत विनती चिरौरी कर रहे थे कि जिज्जी हमारा घर बहुत छोटा है, बस 3-4 दिन की ही तो बात है, आप अपने घर से हमारे बेटे की बारात निकलने दो। बारात वापस आते ही उसी शाम उसी दिन हम घर खाली कर देंगे। इसके बदले बिट्टू उन लोगों ने हमारे घर का महीने भर का राशन भरा है, पूरे मकान की टूटी दीवारों की मरम्मत कराई है और पुताई भी तो करवाई है। देखो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए बताओ। वरना तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे दोनों भाइयों की इस पुश्तैनी घर को साफ सुथरा और सुंदर रखने का ना तो कोई शौक़ है और ना ही कुबत। अरे हाँ, अभी तक कला ने देखा ही नहीं था कि घर की दीवारें जिनकी देख रेख के अभाव में जगह जगह से प्लास्टर झड़ चुका था, अब एक नई आभा लिए चमक रही थी। ठीक ही कहा गया है, अगर मन में कुछ और ही चल रहा हो तो आंखें देख कर भी नहीं देखती। यूं तो कमला देवी अपने रिश्तेदारों और परिचितों में बड़े ही भले दिल की महिला व दया ममता की देवी के रूप में जानी जाती थी, पर वो अपने सारे निर्णय नफ़ा नुकसान समझकर ही लेती थी। इसके पीछे उनकी एक संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी थी। जब वे ब्याह करके इस छोटे से शहर लालपुरा में आई थी तो उनके पति बिंदादीन खेती का काम करते थे। कुनबे के खेतों का बंटवारा होते होते अंततः बिंदादीन के
हिस्से में बहुत कम खेत आया था। पढ़े लिखे होने के कारण कम पढ़े लिखे होने के कारण बिंदा दिन को नौकरी मिलना तो मुश्किल ही था, तो वे मन लगाकर खेती ही करते थे। बहुत मेहनत के बाद भी खेती की उपज इनके परिवार के खाने पीने की आवश्यकता में ही खप जाती थी। अन्य ज़रूरतों को पूर्ति हेतु धन के न होने के कारण कमला देवी को भारी अभावों का सामना करना पड़ता था, जबकि कमला अपने मायके से अच्छे खासे संपन्न घरानों से थी, पर उन्होंने अपने अभाव और परेशानियों को कभी भी अपने मायके वालों को पता नहीं होने दिया। शादी के कुछ और साल बीतते बीतते कमला देवी 3 बच्चों की मां बन गई। बच्चे कुछ और बड़े होकर कस्बे के सरकारी स्कूल में जाने लगे। घर के खर्चे और बढ़ गए। कमला अपनी अभाव भरी जिंदगी के लिए अपने पति को जिम्मेदार नहीं ठहराती थीं, क्योंकि बिंदा दिन प्रतिदिन उजाला होने से पहले ही हल बैल लेकर खेतों में चले जाते थे। कभी खेत में जुताई, कभी बीजों की बुआई और कभी निराई, कभी सिंचाई, कभी कटाई आदि कुछ न कुछ काम लगा ही रहता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब तक फसल कटकर और तैयार होकर घर तक ना आ जाए, कुछ पक्का ही नहीं रहता था कि कुछ हाथ भी लगने वाला है, क्योंकि कभी कम बरसात, कभी ज़्यादा बरसात, कभी अधिक ठंड के कारण पाला, कभी फसल पर जंगली जानवरों का आक्रमण और ना जाने क्या क्या होता ही रहता था। इस अनिश्चित स्थिति से उबरने के लिए कमला देवी ने अपना दिमाग चलाया। मकान के ऊपर के हिस्से के 2 कमरे किराए पर चढ़ा दिए। थोड़ा बहुत किराया तो आने लगा, पर किराएदार की बीवी जब न तब इनसे कुछ न कुछ उधार मांग कर ले जाती, जैसे कि शक्कर, चावल, आटा, तेल, घी, साबुन, जो कभी वापस नहीं करती। कमला दिल की उदार महिला थी, तो वे अपना सामान तो दे देती थी, पर वापसी का तकाजा कभी न करती, यानी कि फिर से वही ढाक के 3 पात। कमला देवी ने अपनी अक्ल फिर से दौड़ाई और अपने कुछ जेवर गिरवी रखकर मकान के एक कमरे, जिसका दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था, में परचून की दुकान खोल दी। इस दुकान को कमला देवी स्वयं चलाती थी। इस बात के लिए वे अपने दिवंगत माता पिता को हृदय से धन्यवाद देती थी कि उन्होंने कमला को स्कूली शिक्षा प्रदान करवाई थी। घर गृहस्थी के काम के साथ साथ दुकान भी चलाना एक बहुत ही कठिन सा काम था, पर कमला देवी जैसी कर्मठ महिला यह सब अच्छे से कर गई। बेटी कलावती नियम से नित्य स्कूल जाती और पढ़ने में मन लगाती, पर दोनों बेटे ऐसे नहीं थे। बेटों के लिए स्कूल जाना पढ़ना एक सजा से जैसा था, अतः वह जब तब स्कूल से गायब रहते, कक्षाओं में फेल होते रहते। थक हार कर कमला ने बेटों को स्कूल छुड़वा कर एक को पिता के साथ खेत भेजने लगी और दूसरे को अपने साथ दुकान पर बैठाने लगी। मामला चल निकला। दोनों ने बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में जल्द ही निपुणता हासिल कर ली। इसका कारण था कि दोनों को स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, जबकि दुकान का काम और खेती का काम दोनों को ही रुचिकर लगता था। समय का पहिया चलता गया। बेटी कलावती पढ़ लिखकर बड़ी हुई। उसकी शादी दिल्ली सरकार में कार्यरत एक होनहार युवक भूरेलाल से कर दी गई। बेटों की शादियां भी बिरादरी की लड़कियों से करा दी गई। लंबी बीमारी के बाद विद्या दीन ने अपने परिवार से सदा के लिए विदाई ले ली। कहते हैं कि स्त्री के लिए उसके जेवर ही उसके सबसे बड़े साथी और सहायक होते हैं। ये सिर्फ आभूषण ही नहीं, बल्कि समय पर काम आने वाले सेवक भी होते हैं। मायके से कमला संपन्न घराने की थी, अतः उनकी शादी में बहुत सा जेवर मिला था। कमला ने ये जेवर पहने कम थे, पर गिरवी ज़्यादा रखे थे। कभी खेती में मौसम की मार के कारण फसल को नुकसान हुआ तो ये जेवर गिरवी रखे गए। कभी दुकान का घाटा पूरा करने हेतु बच्चों की शादियाँ, पति की बीमारी, हर बड़े कारणों में इन जेवरों ने कमला की सदैव मदद की। कमला को जितना अपने बच्चों से प्यार था, उतना ही अपने जेवरों से भी लगाव था। प्यार इतना कि जब वे कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाती तो अपना कमरा बंद करके जेवरों का डिब्बा खोलकर बैठ जाती। बहुत देर तक अपने जेवरों को सहलाती, निहारती और कभी कभी तो बात भी करती। ऐसा करती हुई उनको लगता कि दिवंगत माँ बाप की अनुपस्थिति में ये जेवर कमला का सहारा बनकर
उसकी जीवन नैया खेने में कमला की मदद कर रहे हैं। उसी दिन शाम को घर के आंगन में ढोलक बजने लगी। ईश वंदना के बाद बनना बनने वाले गीत जो विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाते हैं, ऊंची आवाज़ में जोश से भरी हुई महिलाएं गाने लगी। अति उत्साहित कमला देवी नए नए गीत गाने के लिए महिलाओं को याद दिलाने और उकसाने लगी। जब संगीत की महफिल अच्छे से जम गई तो अति उत्साहित कमला देवी उठकर मगन होकर नाचने लगी। अच्छा रंग जम गया था। जो नाच गा नहीं रही थी वे झूम झूम कर तालियां बजा बजा कर उस संगीत की महफिल में अपना योगदान दे रही थी। कला को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बार बार उसको नाचने को कहा गया पर कला ने हर बार मना कर दिया। वो तो वहाँ आई हुई सभी महिलाओं ने जो जेवर पहन रखे थे उसकी गुणवत्ता देखने और परखने में लगी थी कि इन लोगों के जेवरों के आगे अम्मा के जेवरों का कलेक्शन तो बहुत ही सुंदर है और अम्मा के जेवरों की डिज़ाइन कितनी सुंदर है। सोना कितना खरा और उम्दा है, अभी तक ऐसे चमकता है जैसे कि कल ही सुनार की दुकान से खरीद कर लाए हों। ऐसा सोना आजकल मिलता ही कहाँ है। कला इन्हीं सब विचारों में इतनी खोई रही कि संगीत कब समाप्त हो गया, महिलाएं कब चली गईं, उसे पता ही नहीं चला। मेरे मामा जी बड़े दिलदार और खाने पीने के शौकीन थे। शादी के एक दिन पहले ही उन्होंने उस इलाके के सबसे मशहूर हलवाई को घर पर ही लगवा लिया था। हलवाई अपने साज सामान और साथियों के साथ एक दिन पहले ही आकर अपना काम शुरू कर चुका था। पहले दिन से ही उसने अपनी पाक कला का अच्छा प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। महिला संगीत के उपरांत दिया जाने वाला नाश्ता बनाने के बाद उसने रात का खाना बड़े दिल लगाकर बनाया। रात्रि भोजन में मट्ठे वाले आलू, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, कचौड़ी, रायता, बूंदी, पुलाव, पापड़ और तीखा खाना पसंद करने वालों के लिए उस जालिम हलवाई ने हरी मिर्च बेसन में लपेट कर तल दी। फिर क्या था, लोग ऐसा मगन होकर स्वाद ले लेकर खाने लगे जैसे आज के बाद इससे अच्छा स्वाद कभी मिलने वाला ही नहीं। सबके पेट इतने भर गए कि लगा कि अब 2 कदम चलना भी दूभर होगा कि मेरे मामा जी ने एक और काम कर दिया। वे चिरौंजी की बर्फ़ी का डब्बा लेकर आ गए और सबसे बर्फ़ी खाने हेतु मनुहार करने लग गए। स्वाद से भरपूर चिरौंजी की बर्फ़ी बेहद महंगी होती थी और सिर्फ लालपुरा की स्पेशलिटी मानी जाती थी। अब तो कोई उसे छोड़ता कैसे। देखते ही देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। पिछली रात का खाना इतना अधिक स्वाद से भरपूर था कि कला कुछ ज़्यादा ही खा गई। पिछली शाम को जब घर के पिछवाड़े जहाँ हलवाई खाना बना रहा था वहाँ से जो जोरदार महके आ रही थी कि सबका दिल मचल रहा था कि कब खाना परोसा जाए और कब हम जी भर कर क्षुधा पूर्ति करें। लगभग यही हाल कला का भी था। उसने भी छक कर खाना खाया। देसी घी के मोयन वाली कचौरियाँ, उनमें उड़द दाल की भरावन जो हींग और सौंफ और अन्य मसालों से भरपूर थी। ये गरम गरम कचौड़ियाँ किसी को भी स्वाद की अंतिम पराकाष्ठा तक पहुँचा देने का दमखम रखती थी। कला जैसे ही हाल मिस्टर बी लाल यानी कि भूरे लाल का था। हाँ, तो मिस्टर बी लाल जो ससुराल आकर अब तक नाक मुंह बना रहे थे, इस हलवाई के हाथ का बना भोजन का आनंद उठाते हुए अपना लालपुरा आना सार्थक मान रहे थे। अगले दिन सुबह जैसे ही कला सोकर उठी तो बड़ी भाभी उनकी पसंद की कड़क चाय बिस्तर पर ही दे गई। रात के गरिष्ठ भोजन और सुबह की गर्म चाय ने अपना प्रभाव दिखाया और कला को जोर का प्रेशर आया। वो तुरंत ही उठकर शौचालय की ओर लपकी। पूरे मकान में एक ही शौचालय था पर वो खाली कहाँ था। वहाँ तो पहले से ही जाने को तत्पर लोग इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अंदर में खरगोन वाली मौसी जी विराजमान थी। कला ने किसी तरह इंतजार किया। चल जा, जल्दी से अंदर जाके बैठ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, हो जाए तो बताना, आकर धुला दूंगी। पहले से लाइन में लगी रामपुर वाली मामी अपने बालक को बोल रही थी। इधर खरगोन वाली मौसी जैसे ही शौचालय से बाहर निकली, कला अंदर जाने को उठी कि पहले से ही लाइन में लगी रामपुर वाली छोटी मामी ने
अपने 4 साल के बड़े बेटे को पलक झपकते ही शौचालय के अंदर प्रवेश दिला दिया। अब तो कला की हालत सिर्फ कला ही समझ सकती थी। मिस्टर बीलाल जो वहीं आंगन में वहाँ का स्थानीय समाचार पत्र बैठकर पढ़ रहे थे, साथ ही नज़ारा भी देख रहे थे, कला की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उनका मुस्कुराना देख कला और चिढ़ गई, क्योंकि पुरुष वर्ग तो पहले से ही नुक्कड़ वाले सुलभ शौचालय से तनाव मुक्त होकर आ गया था। चलो बच्चा है, जल्दी बाहर आ जाएगा, यह सोचकर कला ने अपने मन को ढाढ़स दिया। हो गई, मैं आऊँ? बच्चे की माँ ने पूछा। अभी नहीं, बच्चे ने अंदर से चिल्लाकर उत्तर दिया। फिर तो हर थोड़ी देर बाद माँ और बच्चे में यही पूछताछ का खेल होने लगा। जब कला से बिल्कुल ही नहीं रहा गया तो वह बोल ही उठी, बच्चे को बाहर निकालिए, औरों को भी जाना है। मामी ने मुंह बिचकाया और अंदर जाकर बच्चे की बाँह पकड़कर बाहर लाते हुए कला को सुनाते हुए बोले, चल बेटा चल, बाहर नाली में बैठ जा, यहाँ तो लोगों को कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कोई और समय होता तो कला को इस प्रेशर का प्रेशर नहीं होता तो इस औरत को सारे रिश्ते नाते भुलाकर वो सुनाती कि उसको छठी का दूध याद आ जाता। पर अभी मुझे यहाँ का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। यह सोचकर कला जल्दी से शौचालय में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। हल्दी की ढोलक के चुप होते ही अति उत्साहित महिलाएं और लड़कियां अपने आप को चमकाने में लग गई। मेहंदी फेशियल में वो व्यस्त हो गई। शाम को पहने जाने वाली साड़ियाँ, लहंगे, दुपट्टे और जेवर एक दूसरे को दिखाए जा रहे थे। लड़के भी पीछे नहीं थे, वे भी छत पर फेशियल करा रहे थे। बारात में नाचने के लिए अभ्यास डांस का कर रहे थे। चाय, मिठाई, नमकीन का दौर बेदौर चल रहे थे। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। अम्मा, मैं दिल्ली से अपने जेवर नहीं लेकर आई, कला ने अम्मा से कहा, जो अपने कमरे में अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। तुमने बिल्कुल ठीक किया बिट्टो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में जेवर लेकर यात्रा करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कमला ने अलमारी से कुछ रुपए निकालते हुए कहा। पर अम्मा, मैं शाम को पहनूंगी क्या? कला तुरंत मुद्दे पर आ गई, क्योंकि वह अपनी योजना के अनुसार एकदम सही राह पर थी। कला के मुंह से बात निकली ही थी कि अम्मा ने तुरंत जेवरों का डिब्बा अलमारी से निकाल कर कला के आगे रख दिया। लो बिटिया, अपनी पसंद के जो भी चाहिए निकाल लो। कमला ने बेटी पर पूरा प्यार उड़ेल दिया। थोड़ा सकुचाते हुए कला ने जेवरों के डिब्बे से अपने जाने पहचाने झुमके, एक पतला हार और 4 चूड़ियाँ निकाल कर पहन ली। शाम होते ही मकान के दरवाजे पर बारात सजने लगी। बैंड वाले जोर शोर से फिल्मी धुन बजाने लगे। लड़के अपने मुंह में नोट दबाकर अजीब अजीब मुद्राओं वाले डांस करने लगे। घर की महिलाएं भी खूब सज धज कर बारात के साथ चलने को तैयार खड़ी थीं। एक रस्म के अनुसार घुड़ चढ़ी से पहले कला की बड़ी भाभी दूल्हे को काजल लगाकर उसकी नज़र उतारने लगी। इस तरह नज़र उतारने वाली बड़ी भाभी पर जब कला की नज़र गई तो वह एकदम गुस्से से भर गई, क्योंकि इस बड़ी भाभी ने अम्मा का सबसे भारी वाला सेट पहन रखा था। इतना सुंदर और भारी सेट मुझे पहनने को देना था, आखिर मैं बेटी हूँ। कला ने ऐसा सोचते हुए छोटी भाभी पर नज़र डाली तो मारे जलन का उसका और भी हाल बेहाल होने लगा। इस पर तो अम्मा ने और भी ज़्यादा दरियादिली दिखाई थी। छोटी भाभी तो अम्मा की सोने की कमरधनी और बाजूबंद पहनी हुई थी। घर के दोस्तों और रिश्तेदारों की इस भीड़ में कला ने अम्मा को देखा। वो बिना जेवरों की सादी सी साड़ी पहनकर वैराग्य की मूर्ति बनकर एक कोने में खड़ी थी। कला ने मन ही मन आगामी योजना बनाने में लग गई। बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पर पहुंची। वर की द्वार पूजा के बाद सभी बारातियों के गले में फूलों की माला पहनाई गई, उन पर इत्र छिड़का गया। स्टेज पर जयमाला की रस्म होने लगी। वर पक्ष के लोगों ने जोश में आकर दुल्हे महाशय को गोद में उठाकर और ऊंचा कर लिया, ताकि दुल्हन को जयमाला दुल्हे के गले में डालने में मुश्किल हो। इधर दुल्हन पक्ष वाले भी कैसे पीछे रहते, उन लोगों ने भी दुल्हन को गोद में उठाकर ऊंचा कर लिया। हालांकि उनके लिए काम कठिन था,
क्योंकि हल्के वजन वाले दूल्हे के आगे ये दुल्हन अच्छी खासी खाते पीते घर की भारी भरकम दहेष्टि की मालकिन थी। हल्के कद काठी वाले दूल्हा अब तक काफ़ी ऊंचा कर दिया गया था। अब तो दुल्हन को गोदी में उठाने वालों की हालत पतली होने लगी। दुल्हन को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसका भार नहीं सहन कर सकते, कहीं ये लोग उसे गिरा ही न दे। इस डर से उसने दुल्हे मियाँ के गर्दन का निशाना साध कर जयमाला उछाल दी, जो सीधे वर के गले में जा पड़ी। आखिर उसने भी तो स्कूल में बास्केटबॉल खेला था। यह दृश्य इतना मज़ेदार था कि सबके साथ अब तो कला ने भी ताली बजा दी। वर के भी जयमाला पहनाने के बाद मोटी दुल्हन को लोगों ने जल्दी से नीचे उतारा और राहत की सांस ली। रात्रि भोज के बाद मंडप में शादी की रस्म होने लगी। कन्या पक्ष के निम्न मध्यम वर्ग के परिवार ने अपनी ओर से जितना खर्च कर सकते थे उतना किया था, लेकिन जब मंडप में वधू के गहने चढ़ाए जा रहे थे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गहने बहुत भारी भारी और ज़्यादा थे। अरे इसमें से आधे से ज़्यादा जेवर तो नकली हैं, असल में चांदी के हैं और इन पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। वर पक्ष की एक महिला ने दूसरे के कान में धीरे से फुसफुसाई, अरे ज़रा दिमाग लगाओ, जो लड़के को 2 लाख का तिलक चढ़ाया गया है तो इतने सारे जेवर कहाँ से देंगे? अब इन लोगों ने कोई टकसाल तो नहीं खोल रखी है। रिश्तेदार महिलाओं के इस वार्तालाप को सुनकर कला जोर से चौंक उठी। 2 लाख? यानी इस सिगरेट जैसी टांगों वाले, जोकर जैसी शक्ल वाले, किसी छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने वाले लड़के को इतना ज़्यादा रुपयों का तिलक, और मेरे मिस्टर बी लाल को, जो कि दिल्ली सरकार में लोअर डिविजनल क्लर्क की महत्वपूर्ण नौकरी करने वाले को, जिसको दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में एक 2 कमरे का रहने का घर मिला है, उसे तिलक में सिर्फ 11,000 का तिलक चढ़ाया गया था। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। यह सोचकर कला और ज़्यादा गुस्से में भर गई। अगले दिन तड़के ही बारात वापस लौटी। लड़के की माँ ने नई बहू की मुंह दिखाई की रस्में शुरू करवा दी। बहू की मुंह दिखाई के बाद कंगन छुड़ावन, परात में अंगूठी डालना, ताकि ये सारे रस्म होने लगे। लड़के और लड़कियों के शोर के बीच माहौल में ज़्यादा ही मस्ती होने लगा, लेकिन कला का सारा ध्यान अम्मा के ऊपर था कि कब वो अकेले मिले कि बात करें, क्योंकि उसकी भी दिल्ली वाली गाड़ी शाम के 4 बजे रवाना होती थी। उससे पहले ही एक बड़ा काम हो जाना चाहिए। बस कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया था। अचानक कला ने देखा कि अम्मा अपने कमरे की ओर जा रही हैं। बस यही मौका है, वरना अत्यधिक व्यस्त अम्मा अकेले मिलती ही कहाँ हैं। कला भी अम्मा के पीछे पीछे हो ली। अम्मा क्या हो गया, यहाँ क्यों आई? अपनी दवा तो खा ली ना? कला ने अम्मा के प्रति प्यार दिखाया। हाँ बिट्टू, दवा वगैरह तो सब खा ली है। मैं ये जेवर वापस रखने आई थी, क्योंकि कहीं और रख कर भूल गई तो परेशानी होगी। बिट्टू तुम भी झुमके, हार, चूड़ी उतार कर दे दो। अभी एक साथ ही सब वापस जगह पर रख दे। अम्मा ने उससे अपने जेवर मांग लिए। कला को झटका लगा कि मैं तो अम्मा से उनके जेवर अपने लिए मांगने के ख्याल रख कर यहाँ ये फालतू सी शादी में शामिल होने का बहाना लेकर आ गई। पर इनकी तो मंशा ही कुछ अलग दिख रही है। वो अपनी बात कैसे शुरू करे, कला सोचने लगी। इस मामले में पहले अम्मा का पेट लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जेवर वापस मांग लिए, उसे लगता नहीं कि आसानी से उसे अपनी विरासत सौंपेंगी। अतः उसने अंगुली पकड़ते हुए पहुंची लपकने के हिसाब से बात शुरू की। अम्मा पता है तुमको, कोई कह रहा था कि कल रात मंडप में जो जेवर चढ़ाए गए हैं उनमें आधे से ज़्यादा नकली है, सोने का पानी चढ़े जेवर हैं। उसने राज की बात बताई। हो सकता है बिट्टू, अरे लड़की वालों की हैसियत इतनी नहीं है कि इतना सारा सोना दे। आजकल सुनार लोग सोने का पानी चढ़ाकर एकदम असली जैसा बना देते हैं। अम्मा ने अपने विचार प्रकट किए। हाँ अम्मा, मैं भी तो यही कहना चाह रही थी कि तुम तो बहुत भोली हो। भाभी लोग को अपने जेवर इतने भारी भारी पहनने मत दिया करो। अरे चालाकी से 3-4 दिन अपने पास रख लेंगी और झट से सुनार से हूबहू वैसा ही पानी चढ़ा जेवर बनवा कर तुमको वापस कर देंगी। तुमको पता भी नहीं चलेगा अम्मा कि कब असली माल गायब हो गया। आजकल ये सब बहुत हो रहा है। कला ने अपनी बात स्पष्ट राय दी। नहीं बिटिया,
मेरी बहुएं ऐसी तो कदापि नहीं हैं, मुझ पर जान छिड़कती हैं। बेचारी लोग जब से इस घर आई हैं तब से क्या सुख देखा इन दोनों ने। रात दिन घर की चारदीवारी में बंद बस काम ही करती रहती हैं। बेचारी लोग जब से इस घर पर आई हैं तब से क्या सुख देखा इन दोनों ने। रात दिन घर की चारदीवारी में बंद बस काम ही करती रहती हैं। बाहर की दुनिया क्या होती है इनको तो पता ही नहीं, बस मायके या ससुराल ही इनका ठिकाना है। बड़ी वाली का तो मायका भी इसी शहर में है, वो तो कभी ट्रेन पर भी नहीं चढ़ी। और तुम्हारे दोनों भाई लोग ऐसे हैं कि क्या तारीफ़ करें उनकी। खुद घूम घाम आएंगे, अकेले पिक्चर देख आएंगे, पर अपनी बीवियों को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। घर पर बिजली जब न तब गायब रहती है, तो टीवी पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। इतना कहकर कमला अपनी आंखें पोंछने लगी। हैं, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? अब बहुओं पर इतना प्यार बरसने लगा। कला गुस्से से भरने लगी। जिज्जी, हरदोई वाले भैया भाभी जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। बाहर से मामी जी ने अम्मा को पुकारा। हाँ आती हूँ। अरे बिट्टू, ये सभी जेवर डिब्बे में जमा करके रख दो और अलमारी में डिब्बा रख कर ताला लगा दो, मुझे भैया की विदाई में देरी हो जाएगी। इतना कहकर कमला देवी तेज़ी से कमरे से निकल गई। अम्मा के बाहर जाने के बाद कला कमरे में अकेली रह गई। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही, फिर उसने उठकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने अपना फटा पुराना हरा बैग निकाला। उस हरे बैग में जल्दी जल्दी अम्मा के जेवर भरने लगी। कला ये हरा बैग दिल्ली से लाई ही इसी उद्देश्य से थी कि जाते समय अम्मा के जेवर इसी में छिपा कर ले जाना है, क्योंकि ये हरा बैग अंदर से मजबूत और बाहर से फटा पुराना था। इससे किसी को भी संदेह नहीं होगा कि इसके अंदर माल भरा है। कला ने गत्ते के डिब्बे से जेवर निकाल लिए और हरे बैग में नीचे रख कर ऊपर से अपने रोज़ का काम आने वाला सामान जैसे कि तौलिया, चप्पल, कुछ छोटे पूरे पुराने कपड़े, कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें उसमें रख दिया। फिर वापस गत्ते के खाली डिब्बे को अच्छे से टीन के बने छोटी संदूकची जैसे जेवर के बड़े बॉक्स में जमा कर ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद उसने जेवर के बॉक्स को अलमारी में अंदर रख कर अलमारी में ताला लगाकर चाबी को वहाँ छुपा दिया जहाँ अम्मा रखा करती थी। इतना करने के बाद कला जल्दी जल्दी अपने सामान की पैकिंग करने में व्यस्त हो गई। उसने अपने बाकी सब बक्स में तो ताला लगाया, पर उस हरे बैग में नहीं लगाया। वो इसलिए कि लोगों को लगे कि ये तो गैर ज़रूरी बैग है और चोर उचक्कों का भी इस पर ध्यान ना जाएगा। कला अब अपने उस खास उद्देश्य को पूरा कर चुकी थी, जिसके लिए वो मिस्टर बी लाल को ज़बरदस्ती छुट्टी दिलवा करके और बच्चों को सासू माँ के हवाले करके आई थी। असल में कला दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना चाहती थी। भूरीलाल की पगार के अनुसार बैंक में लोन तो मिलता, पर इतना अधिक नहीं कि अच्छी लोकेशन पर 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिल जाए। कला को मालूम था कि मायके में माँ के पास काफ़ी सारा सोना है। किसी तरह माँ को प्यार का वास्ता देकर लड़ झगड़ कर या जैसे भी हो सोना हथिया ले तो दिल्ली में अपना एक फ्लैट हो सकता है। पर यहाँ अम्मा के रंग ढंग देख कर लग गया था कि उंगली सीधे करके तो घी निकलेगा नहीं, टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सोचकर उसने सारे कीमती जेवर को अपने उस हरे बैग में ले लिया। अम्मा की गंवार दोनों भाभी लोग इतने अच्छे अच्छे गहने पहनेगी, उसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। वो जो कर रही है बिल्कुल सच कर रही है। इस तरह कला ने अपने मन को समझाया, मजबूत किया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। फिर धीरे से उठकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। अरे बिट्टू, अभी से सामान बांध लिया? तुम्हारी ट्रेन तो शाम को जाती है ना? कमला ने कमरे के एक कोने में बिट्टू का सारा सामान बंधा देखा तो आश्चर्य से कहा, हाँ माँ, गाड़ी तो शाम को ही जाती है, लेकिन यहाँ इनके एक मित्र रहते हैं, तो उनसे मिलते हुए हम लोग स्टेशन चले जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम लोगों की विदाई का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर कमला देवी उल्टे पाँव वहाँ से लौट गई। लालपुरा में भूरेलाल का कोई मित्र नहीं था। कला ने चतुराई से पति को भी ये बहाना बनाया कि भाभी की बहन से बहुत खटपट हो गई है, तो मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, अतः जल्दी चलें। मिस्टर बेलाल की क्या मजाल
कि वे कला की किसी बात पर किंतु परंतु बोलकर कुछ प्रश्न भी करे। दोनों एक पार्क में दिन भर बैठे रहे। शाम होते ही दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठी कला बड़ी बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी कि पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आकर बेंच के बाजू में रखे कला के सामान को सूंघने लगा। कला डर गई कि हो न हो ये पुलिस का खोजी कुत्ता है, क्योंकि देखने में आवारा सा तो लग नहीं रहा था। हम लोग घर से निकले करीब 5 घंटे तो हो चुके हैं। जेवर नदारत पाकर अम्मा लोगों ने तो अब तक जरूर ही पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होगी। ये कुत्ता तो पता लगाने ही आया है, ये मेरा ही सिर्फ सामान सूंघ रहा है, अभी जरूर पुलिस को बता देगा कि माल इधर है। कला भयग्रस्त होने लगी, लेकिन तभी कुत्ता दूसरी ओर चला गया। चोर कितना ही निडर और चालाक हो, पर अपने पकड़े जाने का डर उसकी हालत हमेशा पतली किए रहती है। तभी एक पुलिस वाला उसकी ओर आता दिखा। अब तो कला को लगा कि निश्चित रूप से वो पकड़ी गई। उसका दिल बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। पुलिस वाला थोड़ी देर उसके पास रुका, फिर आगे चला गया। कला को लगा कि हो ना हो ये पुलिस महिला पुलिस को लेने गया है, क्योंकि महिला चोर से संबंधित थी। तभी ट्रेन आ गई। भूरेलाल ने कहा, कुछ खाओगी? समोसा ले आए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो हरा बैग अपने सीने से दबा करके तुरंत ही ट्रेन में कूद कर चढ़ गई। ट्रेन में अपनी सीट पर विराजमान होकर कला को कुछ राहत आई, पर एक समस्या है। ट्रेन 1-2 सीटें देकर चुप हो गई और चलना शुरू ही नहीं कर रही है। कला को लगने लगा कि पुलिस वाले उसकी खोज कर रहे हैं, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही। खैर धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू किया और स्पीड पकड़ ली। कला ने राहत की महसूस की, पर अचानक उसकी कल्पना में कुछ दृश्य आने लगे, जैसे कि घर में सबको पता लग गया कि जेवर गायब है और कला ही ले गई है। फिर लगा कि अम्मा अपनी घूरती नज़रों से उसे देख रही हैं और कह रही हैं कि बिट्टो, हमने तुमको कितना प्यार किया, तुम पर कितना भरोसा किया, और तुमने हमको इतना बड़ा धोखा दिया। शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इसके बाद कला के मनस्पटल में दूसरा दृश्य आया, जिसे दोनों भाभी लोग कला से कह रही हो, जी तुमको अम्मा के जेवर चाहिए थे तो हमसे कह लेती, ले लेती, हम मना थोड़े ही करते। इस तरह से चोरी करके तुम ना हमारा मान इज्जत सब बर्बाद कर दिया जीजी। बताओ खानदान को कितनी बदनामी हुई, आप तो हमारा मान हो जीजी। पर कला ने इन सब विचारों को अपने मन से ठेल कर अलग किया और आप ही दिलासा दे, नहीं कला, तूने बिल्कुल ठीक किया है। घर की जायदाद आखिर लड़की को ना मिलेगा तो किसको मिलेगा? अब तो मकान दुकान और खेत में तो हिस्सा नहीं मांग रही है, ये तो जेवर ही लेकर जा रही है। वो गलत क्या कर रही है? ये तेरा हक है। अपने हक का साम दाम दंड भेद से लेना कोई बुरी बात नहीं। खैर कला पूरी रात जागते हुए हरे बैग की सुरक्षा में लगी रही। जैसे तैसे करके रात भर के इंतजार के बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन जा लगी। रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आकर दोनों पति पत्नी ने एक ऑटो रिक्शा किया और अपना सामान सीट के पीछे की जगह पर जमा कर सीट पर विराजमान हो गए। ऑटो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सुबह के समय ट्रैफिक कम था तो ऑटो रिक्शा आराम से चला जा रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कला रात भर जगे रहने के कारण उसे झपकी आ गई। आधे घंटे के बाद ऑटो रिक्शा इनके घर के आगे रुका। उतर कर कला ने एक अंगड़ाई ली और अम्मा का दिया मिठाई नमकीन झोला लेकर अंदर दाखिल हुई। भूरेलाल माँ का पैर छूकर आज का अखबार लेकर सीधे टॉयलेट में प्रवेश कर गया। कला ने हाथ मुँह धोकर चाय बनाई, बच्चे को मिठाई नमकीन मठरी दी। तभी उसका ध्यान सामान की ओर गया। बाकी सारा सामान तो यथावत था, पर हरा बैग कहीं दिख नहीं रहा था। कला एकदम से घबरा गई। चाय का मग टेबल पर रख उसने तो पहले स्वयं सामान का चेक किया, फिर लगे टॉयलेट का दरवाज़ा पीटने। सुनो जी, वो हरा बैग नहीं दिख रहा। कला लगभग चीख कर बोली, रुको अभी आता हूँ। भूरेलाल को गुस्सा आ जाता है, उसे कोई निजी समय में डिस्टर्ब ना करे। कला को लग रहा था कि कब उसके निखट्टू लाल बाहर आए और हरे बैग के बारे में बताएं कि उन्होंने मजाक करने के लिए वो हरा बैग कहीं छुपा दिया है। हालांकि कला अंदर बाहर सब जगह देख चुकी थी। उसका एक एक पल घबराहट में बीत रहा था। दरवाज़ा खुला। तौलिया से मुँह पहुँचते मिस्टर बी लाल ने बुरा सा मुँह बनाया और कहा, अरे वही फटा सा हरा बैग जिसकी तुम मुझको ट्रेन में
निगरानी करने को कह रही थी। हाँ हाँ वही बैग, वो कहाँ रखा आपने? कला ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। वो नहीं है क्या सामान में? अरे मैं तो ये ऑटो और सूटकेस ही उतारा था बैग से, ऑटो से। मैंने तो सोचा कि तू अपना हरा बैग पहले ही उतार लिया है। भूरे लाल का इतना कहना था कि कला की हालत पतली हो गई। काटो तो खून नहीं, वो आक्रोश से भर गई। मैं रात भर जगी और ये बंदा रात भर सोया, फिर भी सामान की हिफाजत नहीं कर सका। अच्छा सुनिए, वो ऑटो रिक्शा वाला का चेहरा आपको याद है? उसका नंबर, आपको नंबर नोट किया था ऑटो वाले का? परेशान कला अपने पति से पूछ बैठी। अरे उसकी क्या ज़रूरत थी? अब मिस्टर बी लाल के हैरानी होने की बात थी। अगर हम स्टेशन पर जाकर उसे खोजें तो क्या उसे आप पहचान लेंगे? कला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस हरा बैग को वापस चाहती थी। तुम भी कैसी बात करती हो कला? हम उस फटे पुराने बैग जिसमें सिर्फ तुम्हारा तौलिया, पुराना चप्पल, मेकअप का सामान, दवाई इतनी थी, उसके लिए हम इतनी भाग दौड़ करें? अरे जो सामान उसमें था वो तो फिर आ सकता है। सामान गया जाने दो, फिर से खरीद लेंगे, भूरे लाल ने समझाते हुए कहा। अब इस भोले बसंत को कला कैसे समझाए कि उस हरे बैग के पीछे वो अपने मायके से सारा संबंध तोड़ आई है, सबका विश्वास खो आई है, अपना ईमान धर्म सब बेच आई है। खुद की नज़रों से गिर चुकी कला भारी कदमों से अंदर के कमरे में जाकर बिस्तर पर आकर बैठ गई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप कर गिरने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनकर कला का दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा। हाय, अब इस वक्त ये बेल कौन बजा रहा है? ज़रूर पुलिस होगी। अम्मा ने जेवर गायब देखकर ज़रूर कोहराम मचा दिया होगा और बड़े भैया ने लालपुरा पुलिस के थाने में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी होगी कि उन लोगों को कला पर शक है। लालपुरा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा। दिल्ली पुलिस तो वैसे भी बहुत तेज़ होती है, फ़ौरन ही आ गई। अब जेवर वाली बात सासू माँ, भूरे लाल आदि सबको पता चल जाएगी। बच्चे पता नहीं क्या सोचे और ए माँ बेटा पता नहीं क्या सोचे। अब तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। हाय मेरा क्या होगा? यह सोचकर कला को फिर से चक्कर आने लगा। भूरे लाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऑटो रिक्शा वाला खड़ा था। साहब, ये हरा बैग आप हमारे ऑटो में भूल गए थे, कहकर उसने हरा बैग भूरे लाल को पकड़ा दिया। तब तक कला दौड़ कर आ गई। उसने झट हरा बैग लिया। बेडरूम में जाकर जल्दी से बैग में छुपाए हुए जेवर देखे जो पूरे के पूरे मौजूद थे। उत्साह से भरकर कला तुरंत वापस आई। भैया चाय पीकर जाओ। कला ने ऑटो वाले को चाय का निमंत्रण दिया। नहीं बहन जी, रहने दीजिए, मुझे जल्दी स्टेशन जाना होगा। वो कानपुर वाली गाड़ी आने से पहले स्टेशन पहुंचना है। ये बैग लौटाने के चक्कर में मुझे 5 किलोमीटर उल्टा आना पड़ा, कहकर वह तेज़ी से वापस निकल गया। इसके बाद भूरेलाल दफ्तर और बच्चे स्कूल को चले गए। कला ने वापस बेडरूम में आकर अपना हरा बैग पूरी तरह से बिस्तर पर पलट दिया। अब उसके सामने एक एक सामान बिखरा पड़ा था, रुमाल, दुपट्टे, चप्पल, मैगजीन, तौलिया, सब कुछ। और इन सब के पीछे उसके चुराए हुए सारे जेवर मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ा रहे थे। सारे के सारे जेवर सुरक्षित थे, एक भी गायब नहीं था। कला जेवरों को देखती हुई गुमसुम सी बस सोचे जा रही थी और सिर्फ सोचे जा रही थी। अम्मा जी, मुझे आज ही लालपुरा वापस जाना होगा। एक बहुत ज़रूरी काम भूल कर आ गई हूँ, उसे पूरा करना है, वरना मेरे मायके वालों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। कला ने एक बड़ा निर्णय ले लिया था। पर बहू, आज सुबह की गाड़ी से तो ही आई हो? सासू माँ ने असर दिखाया। हाँ अम्मा जी, मायके में जायदाद संबंधित कुछ कागजों पर साइन करने थे और मैं भूल कर आ गई। कला बहाने बनाने में निपुण थी। आप 2 दिन मेरी गृहस्थी और देख लें, परसों आ जाऊंगी। दिल्ली से लालपुरा जाने वाली गाड़ी शाम को 4 बजे छूटती थी। ट्रेन के बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे में, जनरल डिब्बे में कला किसी तरह घुस घास कर बैठ गई। रास्ते भर वो हरे बैग को सीने से चिपकाए बैठी रही। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। कला के अंतर्मन में पिछले कुछ दिनों की सभी बातें और घटनाएं एक के बाद एक किसी चलचित्र की तरह चलने लगी। वो कुछ इस प्रकार थी। बहुत समय से कला के मन में अपनी माँ के बहुमूल्य जेवर हथियाने का लालच था। अचानक उसके मेरे मामा के बेटे की शादी का निमंत्रण आया और उसका वो योजना काम करने लगा।
वह इस सुनहरा मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। अम्मा से जेवर मांगकर या लड़ झगड़ कर जैसे भी हो ले लेना था, लेकिन अम्मा के जेवर का तेवर देख करके वह सारे जेवर को चोरी करके ले आई और उससे ये अपराध हो गया। फिर जीवन में किसी देवदूत की तरह वो अनजाना सा व्यक्ति एक ऑटो रिक्शा वाले के रूप में चला आया। उसे कला देवदूत ही मान रही थी, क्योंकि उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि बैग में कोई ताला वाला नहीं लगा था। वो ऑटो वाला बैग वापस करने के पहले अंदर झांक कर देख सकता था कि अंदर क्या कुछ रखा है। चलो एक बार मान लें कि बैग में ऊपर ही पुराना तौलिया और घिसी चप्पलें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके अंदर ही बेकार की ही चीज़ें थी। फिर भी सामान को वापस करने के लिए वो 4-5 किलोमीटर तक उल्टा आया। आने जाने में 10 किलोमीटर लग गया। इतना महंगा पेट्रोल डीजल सब कुछ होने के बाद भी वो हरा बैग वापस करने के लिए इतना 10 किलोमीटर फालतू गाड़ी चलाया। इतने अधिक फालतू गाड़ी चलाना, ईंधन खर्च करना, समय खर्च करना उस स्तर के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। शक्ल से वो काफ़ी गरीब लग रहा था। उसके जीवन में भी चाहते और ज़रूरतें होंगी जिन्हें वह दिन भर खटने के बाद भी पूरी नहीं कर पाता होगा। यह सोच पाना मुश्किल नहीं था। फिर भी उसने वही किया जो उसके लिए सही था। ऑटो रिक्शा वाले का इस तरह हरा बैग लौटा देने वाले इस काम ने एक झटके से कला को बदल कर रख दिया। कला का अंतर्मन बार बार उसे धिक्कारने लगा कि वो इस अनजाने व्यक्ति के आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। कला के जीवन में कोई अभाव नहीं था, फिर भी खुद की माँ के जेवरों के लिए अपनी नीयत खोटी कर ली। अतः उसने तुरंत ही जेवर वापस करने का निर्णय ले लिया। कला की नज़र में वो अनजाना आदमी किसी भी धर्म या जाति के ऊपर एक देवतुल्य इंसान था, क्योंकि अगर वो उसके जीवन में ना आता तो कला कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती और उसे हमेशा एक अपराध बोध के साथ उसे जीवन जीना पड़ता। कमला देवी अपने कमरे में निढाल से पड़ी थी। घर के लोगों ने समझा शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, लेकिन ये बात नहीं था। जब उन्होंने अपने गहनों को निकाल करके देखा तो उनके होश उड़ गए। शोरगुल मचाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जान गई थी कि किसका काम था। वह चुप रहने में भलाई समझे, लेकिन कब तक चुप रहेंगी? बेटे बहू तो एक न दिन जान ही जाएंगे कि जेवर गायब है। उन्हें लगेगा अम्मा बेटी को छुपा करके जेवर दे दी। हाय, कैसे हमें कलंक लगा गई बेटी। और चोर तो अपनी बिट्टू है, घर की ही बेटी चोर निकली। कमला देवी के दिल में किसी सूल की तरह चुभ रहा था। अचानक ही बाहर की आवाज़ सुनकर कमला देवी चौंक पड़ी। अरे जीजी आप? आंगन के हैंडपंप से पानी निकालते छोटी बहू के हाथ रुक गया। हाँ भाभी, इनके ऑफिस का पहचान पत्र यहीं छूट गया, वही लेने आई हूँ। उन पहचान के बिना वो ऑफिस नहीं जा सकते। कला ने फिर एक बहाना गढ़ा। वार्तालाप सुन कमला देवी आह भरी। ये तो बिट्टू की आवाज़ है। अब वो यहाँ दोबारा क्या लेने आई है? अब यहाँ बाकी ही क्या रह गया है? कमला देवी भी सोच ही रही थी कि कला उनके सामने प्रकट हो गई। अरे बिट्टू तुम? अम्मा ने बिस्तर से उठने का कोशिश की। नहीं अम्मा, रहने दो। तुम्हारा कुछ सामान गलती से मेरे साथ चला गया था। जब दामाद जी ने तुम्हारे सामान देखा तो गुस्से से भर गए। बोले अब भी वापस करके आओ, वरना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। कमला देवी अपने प्यारे जेवरों को देखते ही भौचक्की सी रह गई और फिर रो पड़ी। रोने में कला ने भी उनका साथ दिया। हालांकि माँ बेटी दोनों के आंसू अपने अपने अलग अलग कारण और भाव से निकल रहे थे। बड़ी ही महान आत्मा है हमारे कुंवर साहब। इतना नेक और सज्जन दामाद मिले हैं हमारी। उनकी उम्र खूब लंबी हो, बड़े साहब बन जाएं। कमला ने भूरे लाल को बस दुआ पर दुआ देते जा रही थी। अम्मा, गाड़ी लेट होने के कारण मुझको यहाँ पहुँचने में देर हो गई है, अतः मुझे बस थोड़ी देर में ही वापस की गाड़ी पकड़नी है, इसलिए मुझे जाना होगा अम्मा। बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। कला ने उठते हुए कहा। अरे बिट्टू, ऐसी भी क्या जल्दी है? एक दिन रुक जाती, तुम्हारे पसंद का खाना बना के खिलाते हैं। कमला ने बेटे के प्रति प्यार उड़ेला। नहीं अम्मा, आज रहने दो। मैं गर्मी में फिर आऊँगी और दोनों भाभी को और तुमको अपने साथ दिल्ली ले जाऊँगी, दिल्ली की सैर कराने। अम्मा, तुमने 15 साल पहले की दिल्ली देखी थी, अब चलकर फिर से देखो, बहुत बदल गया है सब कुछ। यह कहकर कला कमरे से बाहर निकल गई।
सिर्फ दिल्ली ही नहीं बदली बिट्टो, दिल्ली में रहने वालों का दिल भी बदल गया। कला ने यह सोचकर मुस्कुरा दी और आंखों के कोनों से 2 आंसू टपक पड़े। उसी दिन शाम को ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डब्बे में कला को किसी तरह बैठने की थोड़ी सी जगह मिली। कला को इतनी जरा सी भी जगह पर भी रात भर बैठ कर जाना था, पर उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके मन पर अब कोई बोझ और तनाव नहीं था। तभी उसने 2 पुलिस वाले को डंडे लेकर डिब्बे के अंदर आते देखा। उसे अपनी याद हो गई, चोर कैसे छुपा बैठा होता है, उसकी हालत कैसी होती रहती है। लेकिन कला को अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह मुस्कुरा दी। बहन जी, इस हैरा बैग को आप नीचे रख देंगे, थोड़ी सी मुझे बैठने को मिल जाएगी। एक महिला ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उसने तुरंत हरे बैग को नीचे रख दिया। खिसक कर उस महिला के लिए जगह बना दी। कला को हरा बैग की अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उस देवतुल्य अनजाने ऑटो रिक्शे वाले ने उसकी ज़िंदगी में बस थोड़ी ही देर आकर उसे वो सिखा दिया था कि अपराध मुक्त होकर, बिना किसी बोझ के हल्के होकर जीवन जीना कितने आनंद से भरपूर होता है। इतिश्री। कहानी लंबी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे की कहानियाँ इतनी लंबी नहीं होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कृपया अवश्य कर लें। कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट करें। धन्यवाद।